So we are studying PROS devices. Okay. So many PROS devices are there, and among them we have discussed point of view and themes. Okay, various types of themes. Okay. So I hope it is clear. So let's see next. Next one is imagery. Okay. Imagery means a kind of image created in the mind of readers through language. Okay. Imagery is a process of creating an image in the mind of readers through language. ठीक है, यानी शब्दों के माध्यम से, भाषा के माध्यम से एक इमेज क्रिएट करना है रीडर्स के माइंड में। इस टेक्निक को या इस प्रोसेस को या इस टूल को हम कहते हैं इमेजरी। ओके, सो इमेजरी इज आल्सो अ प्रोज डिवाइस इन विच एन इमेज इज क्रिएटेड इन द माइंड ऑफ रीडर्स थ्रू लैंग्वेज। ओके, भाषा के माध्यम से, जब हम लैंग्वेज के माध्यम से रीडर के माइंड में एक इमेज क्रिएट करते हैं, तब हम इसको कहते हैं इमेजरी। ठीक है, पता नहीं है कि नहीं, पहले एक पोएम चला करता था, बचपन में छोटे थे हम लोग तो, कि उठो लाल है आंखें खोलो, पानी लाई हो मुंह धो लो। सुना है? बीती रात कमल दल फूले, उनके ऊपर भौरे झूले, चिड़िया चहक उठी पेड़ों पर, बहने लगी हवा अति सुंदर, नम्मे न्यारी लाली छाई, धरती ने प्यारी छवि पाई, भोर हुआ सूरज उग आया, नम्मे परी सुनहरी छाया। और भूल रहे हैं जी, हाँ मेरे प्यारे अब मत सो, ऐसा सुंदर समय न खो। एक था। ठीक है, अगर इस पोएम को ध्यान से याद करिए तो उसमें आप देखिए तमाम सारे तरह के इमेजरी इसमें क्रिएटेड है। ठीक है, सो लेट अस सी हाउ द इमेजरी इज बीइंग सेंस्ड एंड हाउ द इमेजरी इज बीइंग क्रिएटेड। ओके, सो इमेजरी इज क्रिएटेड थ्रू लैंग्वेज and it is sensed by our senses. ठीक है, how many senses we have? 5. Can you name them? Eye, ear, nose, skin and nose. हो गया जी nose तो। tongue. ओके, सो 5 तो ये सेंस हो गए। ठीक है, पहले इसको देख लेते हैं, फिर और जो बढ़ेगा उसको देख लेंगे। ठीक, सो देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ इमेजेस विच आर क्रिएटेड आर द रीडर सेंसेस दोज इमेजेस थ्रू हिज सेंस, थ्रू सेंसेस। ठीक है, हमारे जो सेंसेस हैं बॉडी के, क्या कौन ज्ञानेंद्रिय बोलते हैं, ज्ञानेंद्रिय ना, हाँ जो भी है, जो सेंसेस हैं 5 सेंसेस, आईज, ईयर, नोज, स्किन एंड टंग। ओके, इसके अलावा 2 और है, एक दिमाग और एक दिल। ठीक है, तो उसको भी आप लिख लीजिए यहाँ पे। ये मैं आपको समझाने के लिए केवल बता रहा हूँ। ठीक है, सेंसेस नहीं है। ठीक है, कुछ चीजें ऐसी होती है केवल दिमाग से मतलब समझ में आती हैं, कुछ होती है केवल इमोशन से आती है समझ में। तो जहाँ इमोशन होता है उसको हम दिल कहते हैं। टेक्निकली बायोलॉजिकली दिल न सोचता है न समझता है, वो बस केवल पंप करता है। ठीक है, लेकिन साहित्य में दिमाग कम सोचता है, दिल ज्यादा। ठीक है, तो हम लोग इसको यहाँ समझेंगे केवल। ओके, लेट अस सी एनी इमेजरी क्रिएटेड बाय लैंग्वेज एंड वी आर सेंसिंग इट थ्रू आवर आईज, देन दिस टाइप ऑफ इमेजरी इज कॉल्ड एज visual imagery. Okay, so first kind is visual. Okay, देखो विजुअल इमेजरी कैसे है। अब आपको इसमें कोई एक इमेज दिखाई गई, क्रिएट की गई है थ्रू कलर, साइज, डिजाइन, स्ट्रक्चर, शेप। ठीक है, तो इस तरह के भाषा उसमें यूज किया जाएगा
कि आपके सामने एक इमेज क्रिएट होगा और वो यूज क्या करेगा, कुछ कलर्स का यूज किया करा जाएगा, उसमें कुछ साइज की बात की जाएगी, शेप की बात की जाएगी, डिजाइन की बात की जाएगी, स्ट्रक्चर की बात की जाएगी, ठीक है। तो इस तरह की चीजों का, शब्दों का प्रयोग है। जैसे आपके सामने अगर बताया जाए कि जब हम नैनीताल घूमने गए थे तो वहां पर ज्यों ही हम लोग खिड़की के बाहर देखना शुरू किए तो बहुत दूर तक हरी वादियां दिखाई देना शुरू की। छोटे छोटे पेड़ थे जो दूर से बड़े अच्छे दिखाई देते थे, सूर्य की रोशनी जब उनके ऊपर पड़ी थी तो चमकते हुए दिखाई। अब आपके दिमाग में एक इमेज बनने लगा, ठीक है, कि हाँ ये इमेज किस एरिया की हो रही है, घाटियों की, वादियों की जिसको कहते हैं, ठीक है। फिल्मी वाले इसको वादी बोलते हैं, नॉर्मल लोग घाटी बोलते हैं, वैली सीन। तो इस तरीके की चीजें उसमें इमेज में क्रिएट की जाएगी, जहां पे कलर का यूज किया जाएगा, साइज, शेप, डिजाइन, स्ट्रक्चर, या इन सब चीजों का बात की जाएगी। तो वहां पर आपको एक विजुअल इमेज क्रिएट होगा, मतलब आपको लगेगा कि हाँ वो चित्र आपके सामने है, आंखों के सामने है। उसको सेंस करने के लिए आपका सेंसर सबसे ज्यादा कौन सा रहेगा, आई, ठीक है, आई। इस सेंस से आप, मतलब इस सेंस से, सेंसर से उसको सेंस ज्यादा करेंगे, ठीक है। तो इसी तरीके से हमारे जो 5 सेंसर हैं, इस तरह से 5 इमेजरी बन गई पहले, ठीक है। सबको लिख लीजिए, लिखना है तो। इससे हो जाएगा ऑडिटरी। सुना होगा कि कोयल सी तेरी बोली, सुना है नहीं गाना है? वो कौन सा इमेज दे रहा है? Which type of imagery is there? Auditory, आवाज की बात कर रहा है वहां पे, यानी जहां पे साउंड के माध्यम से एक इमेज क्रिएट किया जाए, ठीक, वहां पर आपका हो जाएगा ऑडिटरी। ओके। अब आपने बहुत सारे फिगर्स ऑफ स्पीच देखा होगा जिसमें ओनोमेटोपोइया बहुत फेमस है, ठीक है, जिसमें साउंड की बात करता है, हमिंग, बी, मतलब बी, हाँ जो बीज है, बीज की हमिंग है, या नदियों का है साउंड, इस तरीके की जहाँ पे नॉइज हो या किस तरीके, जहाँ पे साउंड से रिलेटेड हो और आपके दिमाग में एक इमेज क्रिएट हो जाए, तब इस तरह की इमेजरी को हम कहेंगे ऑडिटरी इमेजरी, ठीक है। अब इसमें क्या यूज करेंगे, ओनोमेटोपोइया, ठीक है, स्पेलिंग याद कर लीजिएगा, ONOMATOPOEIA, ठीक है। जहां पे साउंड के माध्यम से आप तमाम गाने देखे सुनेंगे। आवाज के बाद आप लोग ने, आपको पहले दिन कहा था कि सीरियसली सुनिएगा तो आपको मूवीज में भी लिटरेचर दिखाई देने लगेगा, गानों में भी दिखाई देने लगेगा, और आपका दिमाग उस तरह से सोचना शुरू कर देगा, ठीक है। तो जब आप इस तरह गाने सुनते हैं तो आपके दिमाग में एक इमेज क्रिएट होता है, ठीक है, और वो इमेज यही है ऑडिटरी, ठीक है। सुन के जब एक इमेज फॉर्म करने लगते हैं, देख नहीं रहे हैं वहां पे, केवल सुन रहे हैं, तो सुनने में भाषा के माध्यम से उसको क्रिएट किया जाएगा उस तरह से कि जैसे हम चिड़ियाघर घूमने गए तो वहां पे चिड़ियों की चहचहाहट इतनी अच्छी लग रही थी, जो लग रहा है कि हम वहीं खो गए। अब आपके दिमाग में चिड़ियों की चहचहाहट आ गई दिमाग में, ठीक। अब आप धीरे धीरे अपने दिमाग में एक इमेज फॉर्म करने लगते हैं, तो जो आपके माइंड में इमेज फॉर्म हो रहा है वही इमेजरी कहलाता है, ठीक। जिस सेंस से होगा उस तरह का हो जाएगा। आई से है तो विजुअल हो जाएगा, ईयर से है तो ऑडिटरी हो जाएगा, ठीक है, नॉक से है तो ऑफ्लॉक्टरी, ठीक है, सूंघने से क्या है, अरे कोयल है ना, अरे इधर हो गया, हाँ, अल्फैक्टरी, ठीक है, जहां पे स्मेल से आए, ठीक। कई बार सुना होगा डिस्क्रिप्शन में कि उनकी शादी में गए थे, वहां पर इतनी अच्छी मिठाई और खुशबू आ रही थी कि जी भर गया, और खुशबू ही सूंघ करके ऐसा लगा कि मतलब पेट भर गया, और खाने का मन ही नहीं हुआ। तब आपके दिमाग में वैसी इमेज आ जाएगी कि लगेगा कि हाँ बस मिठाई सामने ही रखी है। ये जो इमेज क्रिएट किया जाता है थ्रू लैंग्वेज, इसी को हम इमेजरी कहेंगे, और इस तरह की इमेजरी को कहते हैं अल्फैक्टरी, ठीक है। आपके देखिए एक सेंस हो गया आई, ठीक, आई, देन ईयर, फिर नोज, फिर टंग, ठीक है, माउथ से है, ठीक है, उसको गस्टोटरी कहते हैं। मतलब गस्टोटरी से पेट से होता है, भूख से, ठीक है। यानी जहां पे ऐसी चीजों का वर्णन हो जो खाने पीने की या इस तरह की चीजों का हो, डिस्क्रिप्शन, जैसे स्वीट,
सावर मतलब खट्टा मीठा नमकीन, यानी साल्टी, सावर, इस तरीके चीज़ें के जहाँ पे इमेज क्रिएट किया जाए। अभी थोड़ी देर अगर हम आपको बात करें नींबू से रिलेटेड या अचार से रिलेटेड, तो आपके मुंह में अपने आप जो है देखेंगे सलाइवा आने लगेगा। ये नेचुरल है, क्योंकि उस तरह की इमेज आपके दिमाग में क्रिएट होने लगता है और धीरे धीरे आ जाएगा। तो गस्टोट्री है जहाँ पे इसमें मतलब किसी स्वीट, सावर या स्मेलिंग थिंग, ये मतलब जो स्मेल वाली किसमें आ जाएगी, बिटर, साल्टी, इस तरह की चीज़ों का डिस्क्रिप्शन होगा उसमें, ठीक है। और लैंग्वेज के माध्यम से इतना बढ़िया डिस्क्रिप्शन होगा कि लगेगा वो सारी चीज़ आपके सामने है, ठीक है। कई बार तो भूख भी लग सकती है आपको पढ़ते पढ़ते, इतना इमेज क्रिएट हो जाएगा। ये राइटर की कैपेबिलिटी के ऊपर है कि कैसा इमेज क्रिएट कर दे रहा है आपके अंदर, ठीक है। तो इसको कहते हैं गस्टोट्री, ठीक है। देन स्किन की टैक्टाइल इसको कहते हैं, ठीक है। टैक्टाइल जहां पे स्किन से, जैसे स्किन से क्या चीज सेंस करते हैं, कोई चीज हॉट है, वार्म है, मतलब ठीक है। तो इस तरह की चीजें, यानी स्मूथ है कोई चीज, हार्ड है, शार्प है, वार्म है, हॉट, ये कूल है, ये सारी चीजें जहां पे टेम्परेचर रिलेटेड या स्मूथनेस रिलेटेड, हार्डनेस है, ये सब चीजों को जब हम सेंस करते हैं, ठीक है, तब आपका स्किन से होता है। और स्किन जिन जिन चीजों को सेंस करता है उस तरह के चीजों को लैंग्वेज के माध्यम से इमेज के फॉर्म में लिखना, ये कहलाएगा आपका टेक्टाइल टाइप ऑफ इमेजरी, ठीक है। जैसे अब घास के मैदान पर आप लेटते हैं बैठते हैं तो अच्छा लगता है, ठीक है, वो सेंस करता है हमारा स्किन उसको, ठीक है। या कोई चीज हार्ड है, शार्प है, स्मूथ है, या प्लेन है, खुरदरा है, किस तरीके का है, ये सारा चीज हमारा सेंस करता है स्किन। और उसको यूज करके जब एक इमेज क्रिएट किया जाए तब हमारा इस तरह का इमेज कहलाएगा टैक्टाइल, ठीक है। ये 5 सेंसर से 5 तरह के इमेज हो गए। 2 और है सेंसर, ठीक है, जिसमें एक को कहते हैं कानेस्थेटिक, इट इज बेस्ड ऑन योर इमोशंस, फीलिंग्स, ठीक है, पीटी, फियर, ये सब चीजों पे मतलब इस तरह का डिस्क्रिप्शन किया जाए कि बड़ा आप इमोशनल हो जाएं। पहले छोटे रहे होंगे तो बहुत सारी मूवीज देखते देखते रोने लगे होंगे भी, ऐसे भी हुआ होगा, ठीक है। वो जो इमेजरी क्रिएट होती है वो यही है कानेस्थेटिक, ठीक है, यानी इमेजरी फॉर्म्ड एंड विच इज सेंस्ड बाय द इमोशंस ऑफ द रीडर्स, ठीक है। रीडर के इमोशंस के द्वारा उसको सेंस किया जाए, इमोशंस, ठीक है। कहीं आपको उसमें सीन दिखाई दे मर्डर का, कहीं इस तरह का चीजें का, तो आपके अंदर एक पीटी की फीलिंग आ जाएगी, दया की भावना आ जाएगी, ठीक है। मूवी देखे होंगे छोटे छोटे में, पता चला कि हीरो पीटा जा रहा है, मतलब पिटाया जा रहा है, ठीक है, तो आपको बड़ा दुख सा फील होता था, बड़ा डर सा लगता था, ठीक है। क्यों? क्योंकि आप हीरो के साथ अपने आप को अटैच कर लेते हैं और उसके इमोशंस को फील करने लगते हैं, ठीक। सो यहाँ पे इस तरह का जब इमेजरी क्रिएट हो जाए रीडर्स के हार्ट में, उसको कहेंगे हम लोग कानेस्थेटिक, ठीक है। सॉरी ये हम गलत बोल दिए क्या जी, हाँ गलत लिख दिए। इसको इमोशंस वाले को ऑर्गेनिक कहते हैं और उसको मोशंस वाले कहते हैं जी, ऑर्गेनिक, ठीक है, ऑर्गन्स के माध्यम से, ठीक है। तो यहाँ पे हार्ट इज मेन ऑर्गन, जिसके वैसे तो देखो बायोलॉजिकली हार्ट न सोचता है न फील करता है, कुछ नहीं सेंस करता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे लिटरेचर में हमारा माना जाता है कि दिल ही सोचता है, दिल ही समझता है, ठीक है। तो इसी से लेकर के इस तरह के इसको ऑर्गेनिक कहते हैं, अभी जो बताया डेफिनेशन, इमोशंस, फीलिंग, पीटी, फियर, इस तरह की फीलिंग आए, इसके माध्यम से इमेज को सेंस करते हैं, उसको ऑर्गेनिक कहते हैं। और जहां पे काइनेस्थेटिक,
काइनेस्थेटिक होगा इन विच मोटर सेंसर, मूवमेंट सेंसिंग जिसको कहते हैं। देखिए ये व्हेन एन इमेज इज फॉर्म्ड बाय द मूवमेंट इन द लैंग्वेज, ठीक है। मूवमेंट का मतलब है कि आपको एक ऐसी सीन दिखाई जाए, ऐसे डिस्क्रिप्शन होगा उसमें लैंग्वेज के माध्यम से जिसमें एक मूवमेंट सा दिखाई देगा, एक मोशन होगा। इफ यू सेंसिंग दैट मोशन देन दिस टाइप ऑफ इमेजरी इज कॉल्ड एज काइनेस्थेटिक, ठीक है। और ये वाला हार्ट वाला जो है ऑर्गेनिक है, इसको करेक्ट कर लीजिएगा। यानी आपको एक लैंग्वेज के माध्यम से इस तरीके से सीन दिखाई जाए, ठीक है, जहां पे मोशन दिखाई दे, उसमें चित्रण में जो लिखा गया इमेजरी क्रिएट की एक मूवमेंट हो, इस तरह के सेंसर जब इमेज क्रिएट होगा तो उसको कहें काइनेस्थेटिक, ठीक है। सो टोटल 7 तरीके के इमेजरी है। पहला है आपका विजुअल, आंखों के माध्यम से, देन ऑडिटरी, कानों के माध्यम से। देखो इसमें सब लैंग्वेज के माध्यम से है, ना आपके सामने कोई हारमोनियम बजाएगा ना कोई चीज, लेकिन लिखा इस तरीके से आएगा कि लगेगा कोई चीज आपके सामने हो रहा है, एकदम आप फील करेंगे उसको, ठीक है। ये इमेजरी क्रिएट किया जाता है। सो इमेजरी इज आल्सो अप्रोच डिवाइस। व्हाई इट इज देयर, व्हाई टू यूज इमेजरी, एक लाइन में अगर बताया जाए तो क्यों किया जाता है, ये बताइए आप लोग। व्हाई टू यूज इमेजरी इन प्रोज और लिटरेचर? Yes, to evoke aesthetic pleasures in the readers. Evoke, बैठ जाइए। Evoke का मतलब है जगाना, आपके अंदर होती जागृत करना, ठीक है, कि आप थोड़ा इमोशनल हो जाए तभी चीजें समझ में आएगी वहां पे। सो टू इवोक इमोशंस और एस्थेटिक प्लेजर्स इन द रीडर्स, ठीक है। नहीं तो इसका कोई मतलब नहीं है। ये इसीलिए साहित्य नॉर्मल राइटिंग से अलग होता है। साहित्य का उद्देश्य यही है कि आपके अंदर एक एस्थेटिक प्लेजर क्रिएट किया जाए। अगर वो नहीं कर रहा है तो सफल नहीं है, साहित्य नहीं है वो। ओके, सो हियर देयर आर 7 टाइप्स ऑफ इमेजरी: विजुअल, ऑडिटरी, देन olfactory, tactile, gustatory, organic and kinesthetic. Okay, I hope clear. Okay, so let's see next thing क्या है। Okay, so next point is pathos. टोन है ना, टोन पढ़ लो, टोन एंड मूड। ओके, टोन, लेट्स सी our next prose device, that is tone. Okay, tone and mood, these are 2 different prose devices. हालांकि बहुत सिमिलर दिखाई देते हैं बट थोड़ी बहुत माइन्यूट अंतर है, ज्यादा नहीं है यार, ठीक है। सो व्हाट इज टोन? टोन इज द टेम्परामेंट, हिंदी में कहते हैं टोन को लहजा, ठीक है, और मूड को मनोदशा। ओके, हालांकि हम लोग ज्यादा हिंदी में नहीं यूज करेंगे बट लहजा है ये, ठीक है। मतलब किसी चीज को एक्सप्रेस करने का एटीट्यूड कैसा है राइटर का। हियर इट शोज, टोन शोज द टेम्परामेंट ऑफ द राइटर अबाउट द सब्जेक्ट मैटर। जो सब्जेक्ट मैटर है उसके प्रति उसका क्या टेम्परामेंट है, क्या एटीट्यूड है, क्या वो भाव रखता है उसके प्रति। बहुत ही सॉफ्ट है, बहुत हार्ड है, बहुत ही सीरियस है, बहुत ही फनी है, ठीक है। यानी किसी टॉपिक पे किस तरीके से लिखा जा सकता है। आप सीरियस भी लिख सकते हैं, बहुत फनी वे में लिख सकते हैं, उसकी मॉकिंग कर सकते हैं, या आप उसको इंफॉर्मेशन के रूप में केवल यूज कर सकते हैं। सो वो किस लहजे से लिख रहा है उसको, यानी उसका नजरिया क्या है, इसको हम टोन कहते हैं लिटरेचर में। ओके, टोन, ठीक है। सो
टोन इज द टेम्परामेंट और एटीट्यूड ऑफ द राइटर अबाउट द सब्जेक्ट टू विच ही इज राइटिंग। ठीक है, यानी जो अपने सब्जेक्ट पे लिख रहा है उसके प्रति उसका क्या नजरिया है, उस नजरिए को हम टोन कहेंगे। ठीक है, आयोग का टोन क्लियर है? सो टोन इज द टेम्परामेंट और एटीट्यूड ऑफ द राइटर अबाउट द सब्जेक्ट। और जो मूड है, ठीक है, मूड मतलब मनोदशा, इट इज मोर अबाउट द सेटिंग एंड लोकेल। सेटिंग का मतलब है कि जो इन्वायरमेंटल फैक्टर्स हैं कोई चीज का, ठीक है। लोकल मतलब वहां का जो लोकल कलर क्या है, लोकल स्थिति कैसी है, लोकल सिचुएशन क्या है, ये सब सारी चीजें उसके लोकल कहलाते हैं लिटरेचर में। सेटिंग का मतलब है इन्वायरमेंटल फैक्टर्स वहां का, या बैकग्राउंड, किस बैकग्राउंड को ध्यान में रखते हुए लिखा गया है। तो अब जब आप कोई भी चीज पढ़ेंगे तो रीडर के मन में एक ऐसी चीज क्रिएट हो जाएगी कि हाँ ये इस मतलब मूड के साथ लिखा गया हो। सो मूड इज क्रिएटेड इन द माइंड ऑफ रीडर्स। ओके, मैंने पढ़ने के बाद आपके मन में जो फीलिंग आ रही है कि हाँ ये इस चीज को ध्यान में रख के लिखा गया होगा, वो चीज कहलाता है आपका यहाँ पे, यानी उसकी सेटिंग को सोचना शुरू कर देते हैं, यानी उसके बैकग्राउंड को देखते हैं कि किस बैकग्राउंड को ध्यान में रख के राइटर ने लिखा है चीज, ये मूड में आता है आपका। ठीक है, सो टोन और मूड, टोन इज द टेम्परामेंट और एटीट्यूड ऑफ द राइटर अबाउट द सब्जेक्ट, और मूड है जब आप पढ़ते हैं। ठीक है, हालांकि ये भी प्रोज डिवाइस है, राइटर ही यूज करता है। पढ़ने के बाद रीडर्स की कैसी स्थिति होती है, कैसा उसके दिमाग में इमेज फॉर्म होता है यहाँ इसको राइटिंग को लेकर के, या उसकी सेटिंग को लेकर के, लोकल को लेकर के, या उस पूरे कॉन्टेक्स्ट को लेकर के, उसको सारे को मूड कहते हैं। ठीक है, जैसे पढ़ने के बाद कई बार कोई चीज आपको बड़ा अच्छा लगा होगा, अब भाई बहुत बार क्या बोले होंगे, क्या बस बकवास लिखा है, कहे हैं नहीं कहे हैं, कहे होंगे, ईमानदारी से नहीं पढ़े हैं तब, अगर नहीं फील हुआ है तो। किसी किसी राइटिंग को तो आपको लगा कि 2 बार पढ़े इसको, कई बार तो लगा हो कि 1 बार पढ़ने के बाद भी लगता है कि मतलब मन ही नहीं करता पढ़ने का। ठीक है, क्यों? क्योंकि आप जिस उम्मीद के साथ पढ़ना शुरू किए थे वो चीज आपको मिली नहीं, तो आपका मूड वहां पे खराब हो गया, आपकी मनोदशा खराब हो गई। ठीक है, यानी द टेम्परामेंट ऑफ द रीडर क्रिएटेड बाय रीडिंग द टेक्स्ट इज मूड। ठीक है, यानी जो रीडर है उसके मन में क्या भाव पैदा हो रहा है, उसका एटीट्यूड कैसा बन जा रहा है, उसको पढ़ने के बाद वो उसका मूड हो जाएगा। ये चीज सारा आपका रीडर ध्यान में रखता है, राइटर ध्यान में रखता है लिखते समय, कि हाँ ऐसा ना हो कि बहुत ज्यादा सीरियस हो जाए लास्ट तक पढ़ते पढ़ते कोई, अब वो क्या सोच के लिख रहा है उसके ऊपर डिपेंड करता है। बहुत सीरियस होकर लिख रहा है, बहुत इंफॉर्मेटिव होकर लिख रहा है, बहुत ही फनी वे में लिख रहा है, कि मॉकरी कर रहा है, ये बहुत सारी वैरायटीज हो जाएंगी उसके लिखने की, वो सारा चीज आपका टोन में हो जाएगा। आपको पढ़ने के बाद बहुत अच्छा फील हुआ, बहुत खराब फील हुआ, नहीं काम चल जाएगा, ऐसे टाइप होता है, आपके अंदर जो भाव पैदा होते हैं वो आपका सब मूड हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, सहयोग क्लियर है यहाँ तक? ओके, नेक्स्ट पॉइंट क्या है? एनालॉजी। बेसिकली एनालॉजी को जब हम पढ़ाएंगे फिगर ऑफ स्पीच तो उसी में आ जाएगा, बट फिर भी चलिए। हिंदी में एनालॉजी को समतुल्यता कहते हैं। ठीक है, जहां पे 2 चीजों को इक्विवेलेंट बनाने की कोशिश की जाए। ठीक है, इसको हम कहते हैं एनालॉजी। मतलब एक चीज है ये, दूसरी चीज ये है, अब इन दोनों में एक रिलेशन सेट करेंगे कि हाँ ये चीज के बराबर है, तब हम वहां पे एनालॉजी का प्रयोग करते हैं। ओके, एनालॉजी इज अ फिगर ऑफ स्पीच इन विच 2 थिंग्स आर बीइंग इक्वेटेड विथ सम काइंड ऑफ क्वालिटी। ठीक है, यानी कोई एक क्वालिटी या कोई एक ऐसी चीज पॉइंट को लेकर के हम उनके बीच में एक तुल्यता सेट करते हैं। ठीक है,
बहुत सारे मूवीज में, बहुत सारे लिटरेचर में आप पढ़े होंगे, ठीक है, कि जो विमन फेस है उसको किससे तुलना करते हैं? मून से, या मून से, हैं? फिल्मों में गाना बजता है कि 14वीं का चांद हो या आफताब हो। तो मून मून को कंपेयर किससे करते हैं? विमन फेस से, ठीक है। अब ये एनालॉजी सेट कर दी गई, ठीक है। आपने तमाम कहानियां सुनी होगी, हिंदी में तो बहुत ज्यादा चलती हैं, ठीक है, वो चकवा चकोर का है और पता नहीं क्या क्या सब जो है, ठीक है। तो ये जो एनालॉजी सेट कर दी गई है, एक तरह से अपनी बातों को और मजबूती प्रदान करने के लिए राइटर यानी जो कहना चाह रहा है उसमें और ज्यादा वैलिडिटी बढ़ जाए, तो क्या करेगा, इधर उधर से एनालॉजी सेट करेगा उसमें, ठीक है। और उसी एनालॉजी से आपके माइंड में एक और अच्छा इमेज फॉर्म होता है उस पर्टिकुलर थिंग का जिसको लिखा जा रहा है, जिसकी चीज में, जिसके बारे में, ओके। सो यहाँ पे एनालॉजी भी कई तरीके की हो सकती है। विजुअली आप एनालाइज कर सकते हैं, ऑडिटरी है, जब किसी का आवाज है, ठीक है, वो बताया ना मैंने, गाना बताया ना, कोयल सी तेरी बोली, ठीक। अब उसकी स्वीटनेस को, उसकी साउंड, मतलब जो उसकी आवाज है उसको कंपेयर किससे किया गया? कोयल की साउंड से, ठीक है। अब यहाँ पे एनालॉजी सेट कर दिया गया, कक्कू साउंड प्लस दैट हीरोइन साउंड, ठीक है। तो ये एनालॉजी सेट हो गई वहां पे। फेस को लेकर के मून के साथ जोड़ दिया। इसी तरीके से किसी के ब्रेवरी को किसके साथ जोड़ लेते हैं? लायन के साथ, ठीक है। इस तरीके से एनालॉजी सेट करते हैं लिटरेचर में, ठीक है। देखो लिटरेचर में जितना लिखा है सब पे उतना भरोसा नहीं करना है, केवल इसको एंजॉय करना है, ठीक है। जैसे इसमें एग्जांपल दिया है, पेटल इज टू फ्लावर एज द लीफ इज टू ट्री, कि जैसे पेटल्स हैं, फ्लावर मतलब फूल के जो पंखुड़ियां हैं, ठीक है, यानी उसके साथ जुड़े रहते हैं, अलग अलग है लेकिन फिर भी जुड़े रहते हैं। उसी तरीके से जैसे पेड़ में पत्ते हैं, सब अलग अलग होते हैं लेकिन एक साथ जुड़े रहते हैं। तो ये एक एनालॉजी सेट कर दिया गया यहाँ पे। अगर आप देखेंगे कोई कंपटीशन के एग्जाम तैयारी करेंगे रीजनिंग वगैरह का, तो उसमें एक चैप्टर एनालॉजी पढ़ाया जाता है। कोई तैयारी किया कभी? नहीं। एक चैप्टर एनालॉजी का होता है, उसमें यही चीज होता है। उसमें एक कंपेरिजन दे दिया जाएगा कि ये ऐसा है तो ये ऐसा होगा, मतलब कंपेरिजन बस होगा, ठीक है। वो कोई भी हो सकता है कंपेरिजन, उसमें फिक्स रूल्स नहीं है उसमें, ठीक है। सो बेसिकली इट्स फिगर ऑफ स्पीच। इसके बाद क्या है? एनेक्डोट। Okay, so next prose device is anecdote. Anecdote. उससे एग्जैक्ट इसका हिंदी मुझे नहीं क्लियर है, लेकिन इसकी मतलब है आप घटना समझ सकते हैं कोई, ठीक है। एनेक्डोट का मतलब होता है कि कोई घटना जिसका जिक्र, मतलब जो चीज घटना पहले कभी हुई हो, चाहे सच में हुई हो चाहे ना हुई हो, बट वो चीज आप जानते हैं और उसका रिफरेंस यहाँ पे देते हैं अपने टेक्स्ट में अपनी बात को वैलिडेट करने के लिए, ठीक है। अब जैसे आप लोगों ने बहुत बार कहानियां सुनी होगी कछुए और खरगोश वाली, उससे क्या लेसन मिलता है? स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, यही उसका मोरल ऑफ द स्टोरी है उसका, ठीक। अब कोई बात यहाँ समझाना हो तो आपको समझाने के लिए वो उस कहानी को यहाँ बताई जाने लगे, ठीक, तब इसी को हम एनेक्डोट कहेंगे। यानी टू नरेट और टू इंक्लूड एनी पास्ट इवेंट, स्टोरी, इंसिडेंट टू वैलिडेट योर नरेशन, ठीक है। क्या स्टार्टिंग क्या बोले थे? हाँ, टू नरेट और इंक्लूड एनी पास्ट स्टोरी, इंसिडेंट और इवेंट टू वैलिडेट योर नरेशन।
यानी आप जो कह रहे हैं उसको और मजबूती प्रदान करने के लिए, उसको और बढ़िया तरीके से समझाने के लिए आप किसी घटना का जिक्र करते हैं, किसी कहानी का जिक्र करते हैं, या कोई ऐसी इवेंट जो पहले से हो चुकी है उसका जिक्र वहां पे करते हैं, तब इसी को हम एनेक्डोट कहेंगे। ठीक, अब वो एनेक्डोट कई तरीके से हो सकता है, कई बार ह्यूमरस हो सकता है, कई बार आयरनिकल हो सकता है, कई बार सीरियस हो सकता है, कई बार इंफॉर्मेटिव हो सकता है। ठीक है, वो डिपेंड करता है कि किस तरह के। अब देखिए, किसी बात को कहने के लिए तमाम तरह के एनेक्डोट्स मिल सकते हैं। अब आप कौन से एनेक्डोट को किस वे में लेकर के यूज कर रहे हैं वो डिपेंड करता है राइटर के ऊपर यहाँ पे। ठीक है, सो एनेक्डोट is a prose device in which a past story, incident or event is being narrated to validate your narration. ठीक है, आई होप क्लियर है कंसेप्ट। कॉन्सेप्ट सबका समझिए, बाकी धीरे धीरे सब आ जाएगा। टू वैलिडेट, वैलिडेट या टू वैलिडेट मतलब और उसको विधिवत मतलब तरीके से कहने के लिए, अन्य और ठोस बनाने के लिए। सो एनेक्डोट कैन बी ऑफ डिफरेंट टाइप्स लाइक ह्यूमरस। ठीक है, अगर किसी घटना को ह्यूमरस वे में यूज करना है, यानी फनी बना करके उस चीज को, एनेक्डोट को बहुत फनी तरीके से रिप्रेजेंट करना, वहां पे कहना। ठीक है, आप देखेंगे बहुत सारे जो ये क्या कहते हैं स्टैंड अप कॉमेडियन हैं, वो जो बताते हैं उसमें घटना वो घटना होती ही सच है या कोई घटना का जिक्र करते हैं, लेकिन उसको इतने फनी तरीके से बताते हैं, तो वो एनेक्डोट ही यूज करते हैं, लेकिन इतने फनी तरीके से प्रेजेंट करते हैं कि आपको हंसी आती है। तो इट कैन बी प्रेजेंटेड इन डिफरेंट वे। इट मे बी एनेक्डोट्स कैन बी यूज्ड इन ह्यूमरस वे, इन सीरियस वे, इन इंफॉर्मेटिव वे। ठीक है, ये रीडर को, राइटर के ऊपर डिपेंड करता है किस तरीके से उसको यूज कर रहा है। यहाँ पे हम लोग टीचर हैं तो हम लोग यहाँ पे ज्यादातर कछुए और खरगोश की कहानी बताते हैं, या कोई ऐसी घटना बताते हैं जिसमें फेल पास की बात आती है। ठीक है, हम लोग कोई जोक या इस तरह की चीज ज्यादा नहीं यूज करते हैं। तो यहाँ पे ज्यादातर सूचनाएं मतलब जो एनेक्डोट यूज किया जाता है इंफॉर्मेटिव मॉडल का होता है या सीरियस मॉडल का होता है। ठीक है, सो एनेक्डोट कैन बी ह्यूमरस, कैन बी सरकास्टिक, या बिल्कुल सरकास्टिक हो सकता है। ठीक है, फनी हो सकता है, सरकास्टिक होगा, आयरनिकल भी हो सकता है। आयरनिकल का मतलब होता है कि जो कहा जा रहा है वो ना होकर के जस्ट अपोजिट। ठीक, अब किसी से पूछा कोई चीज क्लास में नहीं यूज किया, नहीं बता पाया, तो उसको कई बार उसको अपोजिट में बोला जाता है। ठीक है, न्यूटन बैठ जाओ। ठीक है, अब उसको बोले आइंस्टाइन बैठ जाओ या खड़े हो जाओ। अब आइंस्टाइन तो है नहीं लड़का, लेकिन आइंस्टाइन चूंकि बहुत बड़े साइंटिस्ट थे तो उनका अपोजिट यहाँ यूज किया जा रहा है। ठीक है, कभी कहा किसी को कोई कि हाँ कालिदास खड़े हो जाओ, कभी नहीं कहता है। ठीक है, तो ये आयरनिकल वे में अपोजिट हो जाएगा यहाँ पे। आयरनी इज आल्सो अ फिगर ऑफ स्पीच एंड प्रोज डिवाइस। ठीक, हम लोग उसको डिस्कस कर लेंगे। सो एनेक्डोट कैन बी यूज्ड टू वैलिडेट योर नरेशन। एक लाइन में इसको समझिए कॉन्सेप्ट को बस केवल। ठीक है, और क्या बचा? अच्छा देखो, इसमें बुक में जो दिया है टाइप्स ऑफ एनेक्डोट्स में वही चीज है। पहला है ह्यूमरस, देन रेमिनिसेंट, फिलोसॉफिकल, इंफॉर्मेटिव, और कोई है इंस्पिरेशनल, कॉशनरी। इसके अलावा भी हो सकते हैं। ये डिफरेंट टाइप्स के एनेक्डोट्स आप यूज कर सकते हैं। जैसे ह्यूमरस है, ठीक है, ह्यूमर क्रिएट करने के लिए या कोई ऐसी घटना का जिक्र जो ह्यूमर के रूप में लिया जा सके। देन रेमिनिसेंट मतलब होता है पास्ट इवेंट। ठीक है, पुरानी यादें, पुरानी बात, उसको रेमिनिसेंट कहते हैं। ठीक है, पुरानी बात हो, कोई यानी पूर्व की कोई घटना हो उसका जिक्र करेंगे आप।
सो यहाँ पे ये हो जाएगा। देन फिलोसॉफिकल हो, फिलोसॉफिकल का मतलब होता है दार्शनिक, दार्शनिक जिसको कहते हैं, जिसमें आपको एक विजन क्रिएट होगा। इंफॉर्मेटिव होगा, इंस्पिरेशनल हो, कोई ऐसी एनेक्डोट जिससे आपको इंस्पिरेशन मिले। कॉशनरी हो, ठीक है, कॉशन देने के लिए, सावधानी, चेतावनी के लिए। तो कई तरीके के हो सकते हैं एनेक्डोट्स, और रीडर को, राइटर के ऊपर डिपेंड करता है कि कौन सा वो यूज कर रहा है, यूज कर रहा है नहीं कर रहा उसकी मर्जी है, ठीक है। सो यहां तक क्लियर। एंटीथेसिस है क्या है? चलो, वैसे फिगर्स आप स्पीच पढ़ाते तो उसमें आ जाता हो, बट चलो आप देख लो जितना है। एंटीथेसिस, एंटीथेसिस is a figure of speech in which two things are juxtaposed together but are opposite. जक्स्टापोजिंग का मतलब होता है दो चीजें एक साथ पैरेलल में रखना लेकिन दोनों अपोजिट होंगे, ठीक है। सो एंटीथेसिस इज a figure of speech in which two things are juxtaposed which are opposite. मतलब दो अपोजिट चीजों को एक साथ रखना, इसको कहते हैं एंटीथेसिस। समझ में नहीं आया ना? हाँ, अगर आपको जिसे बोला जाए कि अमीर गरीब है, गरीब अमीर है, तो ये बात समझ में आ रही है? कुछ लोग को नहीं आ रही, कुछ लोग आ रही है, ठीक है। अब इस लाइन को इंटरप्रेट अलग अलग तरीके से करेंगे तो सबको लगेगा हाँ सही है, नहीं तो लगेगा गलत है, ठीक है। अमीर गरीब है, जिसे हम बड़े बड़े अमीर समझते हैं, उनके देखो तो तमाम तरह के लोन चलते रहते हैं बड़ी बड़ी कंपनियों के, ठीक है। और एक गरीब है जिसका कोई कुछ नहीं है, वो आराम से दो रोटी खा रहा है, सो रहा है पेड़ के नीचे शांति से, एकदम सुकून से, ठीक है। तो सुकून को लेकर के देखा जाए तो कौन अमीर है कौन गरीब है? ठीक है, तो गरीब अमीर है और अमीर गरीब है, ठीक है। तो ये दो अपोजिट चीजों को जब एक साथ रखते हैं, ठीक है, तब हम इसको कहते हैं एंटीथेसिस, ठीक है। जैसे एक लाइन है, बहुत फेमस लाइन है, अगर आप चाहें तो नोट कर सकते हैं। फेयर इज फाउल, फाउल इज फेयर। हाँ, ये मैकबेथ एक प्ले है शेक्सपियर की, उसकी लाइन है, फेयर इज फाउल, फाउल इज फेयर। जो अच्छा है वही बुरा है और जो बुरा है वही अच्छा है, ठीक है। देखो एक बात बताएं आपको, अच्छा या बुरा लैंग्वेज के माध्यम से कहा जाए तो अच्छा या बुरा कुछ नहीं होता है। जो हमको सूट करे, जो हमको फायदा दे वो हमारे लिए अच्छा है, जो ना करे वो बुरा है, सीधी सीधी बात है। कोई चीज अपने आप में अच्छा बुरा नहीं होता है, ठीक है। जो हमको सूट कर रहा है वो हमारे लिए अच्छा है, या जो हमारे फायदे की बात कर रहा है वो अच्छा है, और नहीं तो वो बुरा है, सीधी बात है। तो अच्छा या बुरा कुछ है, होता ही नहीं है, ठीक है। चोर चोरी करता है, जिसकी चोरी हुई उसके लिए क्या है, वो बुरा है, और जो मार के ले गया माल उसके लिए तो बहुत ही अच्छा है, ठीक है। तब चोरी को क्या कहेंगे, अच्छा कहेंगे बुरा कहेंगे? नजरिए की बात है, बस ये डिपेंड करता है कि कहाँ पे यूज किया जा रहा है इसको, ठीक है। इसीलिए यही एंटीथेसिस है आपका, ठीक है। सो फेयर इज फाउल, फाउल इज फेयर। जो अच्छा है वही बुरा है और जो बुरा है वही अच्छा है, ठीक है। अब इसमें अच्छा और बुरा को अंतर कर पाएंगे? दोनों इक्विवेलेंट हो गए, जो अच्छा है वही बुरा है, जो बुरा है वही अच्छा है, ठीक है। सो सब कुछ डिपेंड करता है कॉन्टेक्स्ट पे, ठीक है। हम चोरी को खराब क्यों कहते हैं? क्यों? क्योंकि अगर इसको अच्छा मानने लगेंगे तो सोशल डिसऑर्डर आ जाएगा पूरे समाज में, ठीक है। उसको स्ट्रीमलाइन करने के लिए कियास न पैदा हो, इसलिए हम उसको बुरा घोषित करते हैं, ठीक है। लेकिन उसके नजरिए से देखिए, चोर के नजरिए से तो बोले बहुत अच्छा काम है, ठीक है। और जिसका गया उससे पूछिए, वह सब खत्म हो गया हमारा, ठीक है। तो साहित्य में, लिटरेचर में किसी भी शब्द का अपने आप में कोई मीनिंग नहीं है। देयर इज नो मीनिंग इन एनी वर्ड। वी क्रिएट मीनिंग और वी परसीव मीनिंग अकॉर्डिंग टू कॉन्टेक्स्ट, ठीक है। उस
शब्द को कहाँ फिट किया गया है और किस कॉन्टेक्स्ट में, उसी के अनुसार उसकी मीनिंग हम परसीव करते हैं। अपने आप में कोई शब्द मीनिंग नहीं देता है। ओके, सो यहाँ पे एंटीथेसिस इज अ फिगर ऑफ स्पीच और यू कैन से अप्रोच डिवाइस इन विच टू अपोजिट थिंग्स आर जक्सटापोज्ड टुगेदर। जक्सटापोजिंग बोलते हैं, JUXTA, ठीक है। जक्सटापोज मतलब दो अपोजिट को एक साथ रखना, पैरेलल रखना एक साथ, ठीक है। तो यहाँ पे टू थिंग्स आर पुट टुगेदर बट आर अपोजिट, ठीक है। एकदम एक साथ भी नहीं रहेगा, एकदम सटा के भी नहीं रहेगा, ठीक है। फेयर फाउल नहीं है, फेयर इज फाउल है, फाउल इज फेयर है, ठीक है। देख लेते हैं और एग्जाम्पल दिया होगा तो। हाँ, जैसे दिया है टू एयर इज ह्यूमन टू फॉरगिव डिवाइन, ये सुना होगा। टू एयर इज ह्यूमन टू फॉरगिव डिवाइन, सुना कि नहीं? नहीं सुना? एयर मीन्स गलती करना, यानी गलती करना मनुष्य का काम है, क्षमा करना दैवी काम है, भगवान का काम है, ठीक है। यानी हम मनुष्य हैं तो गलती करेंगे ही, ठीक है। अगर हम गलती नहीं कर रहे हैं तो फिर क्या होंगे? डिवाइन पावर होंगे, ठीक है। तो या तो आप डिवाइन पावर होंगे या तो आप ह्यूमन बीइंग होंगे। ह्यूमन बीइंग है तो गलतियां होंगी ही। सो टू एयर इज ह्यूमन टू फॉरगिव डिवाइन, ठीक है। टू थिंग्स आर अपोजिट। अब ह्यूमन और डिवाइन को देखा जाए दोनों अपोजिट हैं, एक गलती कर रहा है एक नहीं कर रहा है, ठीक है। लेकिन यहाँ के डिवाइन पावर्स को किससे ले लिया गया है? फॉरगिवनेस के साथ दे दिया गया, ठीक है। अगर आप गलती कर दिए लेकिन गलती वाले को सजा न देकर उसको माफ कर दिए, देन यू हैव डिवाइन पावर, ठीक है। सो यहाँ टू अपोजिट थिंग्स आर पुट टुगेदर, ओके। सो इस तरह के फिगर ऑफ स्पीच को हम कहते हैं एंटीथेसिस, ओके। आई होप क्लियर। चलिए